अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द वॉइस फ्रॉम द वॉल बाय एमी टैन। स्टोरी को डिस्कस करने से पहले हम लोग राइटर को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो राइटर है एमी टैन, ये 19 फरवरी 1952 को पैदा हुई थी। ये चाइनीज़ अमेरिकन ऑथर हैं जो कि सैन फ्रांसिस्को से बिलोंग करती हैं। ये फेमस किस बेस पे हैं? इनका एक वर्क था द जॉय लक क्लब, ठीक है, जो कि 1989 में पब्लिश हुआ था। ये इनका पहला वर्क था। इस बेस पे जो हमारी ऑथर हैं बहुत ज़्यादा फेमस हुई। फिर बात करते हैं अगर इनके सिबलिंग्स की, तो इनके टोटल 3 बहन भाई थे। उनमें सिर्फ और सिर्फ ये अकेली एक बहन थी जो कि सेकंड नंबर पे पैदा हुई थी। किनके घर पैदा हुई? चाइनीज़ इमिग्रेंट्स थे, जॉन एंड डेजी टेन, ठीक है, इनके घर ये पैदा हुई। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं राइटर के स्टाइल को। जो राइटर का स्टाइल है वो बेसिकली चाइनीज़ अमेरिकन कल्चर को डिस्कस करता है, जो कि इंटीग्रेट है पूरी की पूरी इनकी स्टोरीज़ के अंदर। जो स्टोरीज़ है मोस्टली इनकी ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरीज़ हैं। हर स्टोरीज़ के अंदर हम लोग को इनके अपने लाइफ के एलिमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दिखाई देंगे। इनके अपने कंट्री के एलिमेंट्स ज़रूर दिखाई देंगे। चाइना के एलिमेंट्स ज़रूर दिखाई देंगे कि चाइना का कल्चर कैसा था, चाइना के अंदर जो मदर थी उनकी लाइफ कैसी थी, जो डॉटर्स थी उनकी लाइफ कैसी थी, वुमेन की इनसिक्योरिटी कितनी ज़्यादा थी इसके अंदर कल्चर में, वो सब कुछ दिखाई देगा। और किस तरह फिर वो माइग्रेट करके अमेरिका में आ गए, डिफरेंट कंट्रीज़ में शिफ्ट हो गए, ये सब कुछ भी हम लोगों को इनकी राइटिंग के अंदर नज़र आता है। ये जो रीडर्स हैं, रीडर्स को ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि रीडर जो है इनकी अपनी लाइफ के बारे में, इनकी फैमिली की लाइफ के बारे में, इनकी फ्रेंड्स की लाइफ के बारे में ईजीली जो है ट्रेस आउट कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। इनकी जो राइटिंग का मेन पर्पस था वो ये था टू एजुकेट पीपल अबाउट ग्रोइंग अप एज अ माइनॉरिटी। जो टैन है, इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा, अपने रिलेटिव्स के एक्सपीरियंस के बारे में भी लिखा, और जितने इनके चाइनीज़ अमेरिकन फेलो थे जो कि अमेरिका में रह रहे थे उनकी लाइफ के बारे में भी अपनी राइटिंग के अंदर लिखा है। जो जितने भी टैन्स की स्टोरी है ना, जो टैन है एमी टैन, इनकी जितनी भी स्टोरीज़ है, जितने भी नॉवेल्स हैं, फिट्ज़गिराल्ड कहता है टैन रोट अबाउट what she had seen herself and what she had not, her own experience and her mother's। फिर इसी की स्टोरी के बारे में कहा गया है लुसिडिटी ऑफ वियन, चैंग ने कहा था ये। जो इन्होंने अवार्ड्स रिसीव किए हैं वो कौन से थे? शी रिसीव्ड मैनी फेमस अवार्ड्स, उनमें इंक्लूड थे फाइनलिस्ट नेशनल बुक अवार्ड, सेकंड अवार्ड था फाइनलिस्ट नेशनल बुक सिटीज़ सर्कल अवार्ड, फाइनलिस्ट लॉस एंजलिस टाइम फिक्शन प्राइज़ एंड कॉमनवेल्थ गोल्ड अवार्ड। ये इन्होंने अवार्ड विन किए थे। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत कुछ विन किया, लेकिन ये जो थे बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे, इंपॉर्टेंट टाइटल्स जो इनको दिए गए। अब हम राइटर के मेजर वर्क्स की बात करते हैं। तो जो इनके मेजर वर्क्स हैं, द जॉय क्लब नंबर 1, नंबर 2 जो है द किचन गॉड्स वाइफ, नंबर 3 द 100 सीक्रेट सेंसेस, नंबर 4 द मॉन्स्टर्स डॉटर, नेक्स्ट है द ऑपोजिट ऑफ फेट अ बुक ऑफ म्यूजिंग्स, नेक्स्ट है सेविंग फिश फ्रॉम ड्रॉनिंग। ये कुछ इनके मेजर वर्क्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो फर्स्ट वन है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वर्क है फर्स्ट वन, यानी कि द जॉय लक क्लब। द जॉय लक क्लब जो है इसी के अंदर हमारा जो रिस्पेक्टिव शॉर्ट स्टोरी है वो भी आ जाती है, क्योंकि ये नॉवल बेसिकली कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज़ का। अच्छा, आगे डिस्कस करते हैं राइटर के थीम को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि मोस्टली जो थीम्स हैं इनकी राइटिंग के अंदर वो कौन से हैं। ये डिस्कस करते हैं डिफ़िकल्टी ऑफ प्रिजर्विंग वंस हेरिटेज एंड कल्चर व्हेन वन इमिग्रेट्स टू अ फॉरेन कंट्री। द अदर वन इज़ होप एंड फेलियर, नेक्स्ट इज़ फ्रेंडशिप एंड फैमिलियल कन्फ्लिक्ट, द नेक्स्ट वन इज़ लॉस एंड रिकन्सिलेशन। ये जो है ना हम लोग इनकी राइटिंग के अंदर थीम्स दे सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अब लोग स्टोरी की तरफ आते हैं, स्टोरी के करैक्टर्स की बात कर लेते हैं। जो करैक्टर हमारे पास इंपॉर्टेंट करैक्टर है वो है यिंग का, लीना का और क्लिफोर्ड का। यिंग जो है ये बेसिकली इस स्टोरी के अंदर एक मदर होगी, और उसके बाद जो है लीना इसकी बेटी होगी, और क्लिफोर्ड जो है वो उस मदर का यानी कि यिंग का हस्बैंड होगा। यिंग जो है वो पहले चाइना में रह रही थी। चाइना में जब ये रह रही थी तो इसको चाइनीज़ के अंदर एक ग्रुप गैंग ने यानी कि मेल ने बहुत ज़्यादा इसको हरास किया, इसको टॉर्चर किया। ये मेंटली सिक हो चुकी थी, मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही थी, इसको लोगों से खौफ आने लग पड़ा था, ये अच्छे से लाइफ नहीं स्पेंड कर पा रही थी वहाँ पे। जो क्लिफोर्ड है, क्लिफोर्ड वहीं का रहने वाला था। क्लिफोर्ड क्लियर
केयर इसका पूरा नेम है। ये चाइना में रहने वाला था, जो कि बाद में अमेरिका शिफ्ट हो चुका हुआ था। लेकिन जब ये चाइना में था, इसने यिंग को देखा और देख के इसको ना बड़ा तरस महसूस हुआ इसकी सूरत हाल के ऊपर। वो उसको पसंद करने लगा, उसने शादी कर ली इससे, और शादी करके वो उसको अपने साथ अमेरिका ले गया ताकि उसको वहाँ पे अच्छे से रख सके, उसका ख्याल रख सके, उसको मेंटली तौर पे रिकवर कर सके। और उसको वहाँ पे उसने अमेरिकन सिटीज़नशिप भी दिलवाई। ठीक हो गया। अब लेकिन इनकी मैरिटल लाइफ इतनी अच्छी नहीं चल सकती थी। क्यों? क्योंकि जो यिंग है उसके माइंड के ऊपर स्टिल जो है चाइना के जो मेमोरीज़ थी उनका होल्ड था। यिंग ने अपना नाम, इस यिंग का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया था। यहाँ पे आकर अमेरिका में इसका नाम बेटी क्लेयर रख दिया गया था। लीना जो है दोनों की बेटी है, यिंग की और क्लिफोर्ड की। यीना जो है ऐसी बेटी की दिखाई गई है जो कि अपने मदर के पास्ट के बारे में जानने की बड़ी कोशिश करती है, और उसकी माँ जो है उसको थ्रू एंड थ्रू टॉर्चर करती है स्टोरी के अंदर, अपनी पास्ट बताकर उसको भी वो वीक करना चाहती है। और उसकी बेटी को पता होता था कि मेरी माँ जो है मुझे वीक करने की कोशिश कर रही है, मेंटली तौर पे मुझे प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रही है, जो कि ठीक नहीं है। बहरहाल अपनी माँ की बातों में नहीं आती, लेकिन एंड पे इसको स्टोरी में रियलाइज़ होता है कि इसकी माँ के साथ एक्चुअली में एक बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट, ठीक है, बहुत ही बुरा किस्म का उसके साथ पास्ट गुजरा है उसकी माँ का। और वो अपनी माँ को उसके जो उसने वॉल्स क्रिएट कर लिए अपने माइंड के इर्द गिर्द, एक सडन वॉल, ठीक है, एक वॉल, ऐसी वॉल जो कि उसने दुनिया को बाहर से देखने छोड़ दिया है, अपने आप को एक जगह पे बाउंड करके रख लिया है, एक खौफ के अंदर उससे निकालना चाहती थी। ठीक है। और लीना जो है इसी स्टोरी के अंदर नरेटर का रोल भी अदा कर रही हैं। अब हम स्टोरी को डिस्कस करने से पहले स्टोरी का बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड क्या है? बेसिकली जो स्टोरी है ना, ये एमी टैंस का फेमस नॉवल है द जॉय क्लब। ये नॉवल का नेम मैंने लिखा हुआ है, द जॉय लक क्लब, ये नॉवल है। ठीक है। इस नॉवल के अंदर ना इसने जो डिफरेंट स्टोरीज़ है ना उसको बताया है इसके अंदर। ठीक है। सेपरेट स्टोरीज़ को डिस्कस किया है, जिसके अंदर क्या बात हो रही है, मोस्टली जो है ना बात लेडीज़ की हो रही है। और ये स्टोरीज़ जो है कहाँ पे परफॉर्म की जा रही हैं? ये एक लेडीज़ क्लब है, ठीक है, जो कि सैन फ्रांसिस्को है, चाइना टाउन के अंदर। वहाँ पे ये क्लब क्रिएट किया गया, जो कि उसके इर्द गिर्द सारी स्टोरीज़ चल रही हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस बुक द जॉय लक क्लब presents a group of separate stories woven around the members of a ladies club located in San Francisco town, Chinatown, सॉरी। ठीक है। यहाँ पे ये प्लेस परफॉर्म किया जा रहा है। कहते हैं जो इसके अंदर क्या है, जो ये स्टोरी है, नॉवल है बेसिकली, इस नॉवल के अंदर ना 4 जो है वुमेन और 4 डॉटर्स जो कि सेम एज से बिलोंग कर रही हैं, उनको उनके बारे में बताया गया है कि उनके साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ, उनके साथ किस तरह उनकी एक्सप्लॉयटेशन की गई। और जो औरतें हैं, उनकी जो बेटियां हैं, ठीक है, वो सारी की सारी चाइनीज़ हेरिटेज से बिलोंग कर रही हैं। और कहाँ पैदा हुई हैं? यूनाइटेड स्टेट में पैदा हुई हैं और अमेरिकनाइज्ड हो चुकी हुई हैं। और जितने भी मदर हैं उनको डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ी है अपनी लाइफ के अंदर मॉडर्नाइज टाइम पीरियड को और मॉडर्निटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, और अपनी मॉडर्नाइज डॉटर को भी अंडरस्टैंड करने के लिए। और 4 की 4 मदर्स साथ में ये भी कोशिश कर रही हैं कि जो भी इनकी डॉटर है वो चाइनीज़ ट्रेडिशंस और वैल्यूज़ जो हैं उनको अडॉप्ट कर ले। और साथ में ईच ऑफ द 4 मदर्स, जो जितनी भी मतलब माँ है ना, इनमें से हर एक ने नॉवल के अंदर ग्रेटली सफ़र किया है अपनी चाइना के अंदर प्रीवियस लाइफ में। ठीक है। और बाद में जब यहाँ पे आई है तो उन्होंने बड़ा कोशिश की, स्ट्रगल की अपनी लाइफ को डेवलप करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाए वो एक वॉल के अंदर। ठीक है। अ वॉइस फ्रॉम द वॉल जो है ना, वो अंदर की जो है ना वॉल क्या है, ब्रेन, दिमाग के अंदर एक दीवार क्रिएट हो चुकी हुई है और अंदर ही अंदर आपका चीखे मार रहा है, इसकी बात की गई है यहाँ पे। ठीक है। तो वो सफ़रिंग इन अ डिफरेंट वे, हर एक की कोई ना कोई सफ़रिंग है, उसको डिस्कस किया गया है इस नॉवल के अंदर डिफरेंट पार्ट के अंदर। ये जो नॉवल है ना, ये 4 मदर्स और उनके 4 डॉटर्स के अबाउट है, जिसको 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया हुआ है। और जो 4 सेक्शंस हैं उनको डिफरेंट 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। और हर पार्ट के अंदर क्या है, डिस्कस किया गया हुआ है एक रिलेशन मदर एंड डॉटर का। ठीक है। जो कि डिफरेंट है। जो पार्ट्स हैं उनके अंदर जो नरेशन की गई है वो फर्स्ट पर्सन नरेशन है। टेंसेस जो यूज़ किए गए हैं वो प्रेजेंट टेंस है, लेकिन इसमें साथ ही साथ फ्लैश बैक्स टेक्निक का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। फ्लैश बैक टेक्निक से ये होता है कि स्टोरी चल रही है प्रेजेंट टेंस के अंदर, लेकिन साथ ही पास्ट का कोई इवेंट बीच में आ गया। ठीक हो गया। यहाँ पे जो स्लाइड है उसके ऊपर जो लास्ट सेंटेंस है वो शो नहीं हो रहा, लेकिन मैं बता दूँ उसके अंदर मैंने लिखा क्या हुआ है। मैंने लिखा हुआ है बेसिकली, द मदर्स यूजुअली लुक बैक टू देयर एक्सपीरियंसेस इन चाइना एंड द डॉटर्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर चाइल्डहुड्स। जो बेटियाँ हैं वो क्या रिफ्लेक्ट कर रही हैं अपने चाइल्डहुड को, और जो मदर है उनका एक्सपीरियंस चाइना में जो गुजरा है उसके बारे में रिफ्लेक्शन दिखाई जा रही है इस स्टोरी के अंदर। अब आते हैं हम लोग अपनी मेन स्टोरी की तरफ।
आपको बैकग्राउंड क्लियर हो चुका होगा। अब स्टोरी की तरफ अब हम आ गए हैं। स्टोरी में क्या हो रहा है, जो स्टोरी है इन द वॉइस फ्रॉम द वॉल्स, ये एक साइकोलॉजिकल स्टोरी है एक चाइनीज़ लेडी के अबाउट, जो कि अपनी इंटायर लाइफ, उसकी पूरी लाइफ जिसकी खौफ से भरी हुई है। ठीक है, ये जो स्टोरी है हमारी, ये हम लोगों को बताती है कि जो चाइनीज़ लेडी होती हैं, चाइनीज़ अमेरिकन लेडी होती हैं ना, औरतें होती हैं, उनको सोसाइटी के अंदर कितनी डिफ़िकल्टी पेश करना पड़ती है। और साथ ही साथ इमिग्रेंट्स जो वुमेन थी, उनको एक नई सोसाइटी में जाकर, नए कल्चर में जाके एक नई लैंग्वेज सीखना कितना मुश्किल था उनके लिए, और उनको इतनी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा नई लैंग्वेज सीखने के लिए। ये जो स्टोरी है, इसके अंदर सेंट्रल कैरेक्टर जो है हमारे पास यिंग यिंग का है। यिंग यिंग जो है ना, ये एक चाइनीज़ लेडी है, ठीक है, जो कि चाइनीज़ अमेरिकन वुमेन है। ठीक हो गया। जो स्टोरी के अंदर नरेशन की जा रही है, फर्स्ट पर्सन नरेशन की जा रही है। लीना जो है वो हम लोगों को स्टोरी नरेट करके बता रही है। अब क्या है, स्टोरी में बताया गया है, जो यिंग यिंग है ना, एक चीनी जो है, चाइनीज़ अमेरिकन लेडी है। अब इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ चाइना में ना एक हादसा पेश आ गया था। उस हादसे के साथ वो जो इंसिडेंट पेश आया इसकी लाइफ के अंदर, उसने क्या किया, इसकी लाइफ को बहुत बुरे से मुतासिर किया। इसने ट्रॉमा फेस किया था चाइना में बहुत बड़ा। वो क्या था, उसको एक्सप्लॉइट किया डिफरेंट मर्दों ने मिलकर, उसको एक्सप्लॉइट किया डिफरेंट लोगों ने वहाँ पर। ठीक है, वो ट्रॉमा फेस करने के बाद इसकी पर्सनालिटी टोटली शैटर्ड हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। ये मेंटली अनफिट रहने लग पड़ी, साइकोलॉजिकल पेशेंट बन गई। इसने अपने इर्द गिर्द एक वॉल क्रिएट कर ली, एक बाउंड्री क्रिएट कर ली अपने ब्रेन के इर्द गिर्द, और उस बाउंड्री से कभी नहीं निकली। ठीक है, और ये क्या है, इसको हर चीज़ से खौफ रहने लग पड़ा, हर चीज़ से डरने लग पड़ी। इसकी लाइफ फुल ऑफ सफरिंग हो गई थी। अब उस जगह पे क्या हुआ, सेंट क्लिफोर्ड, जिसको सेंट क्लियर कहा गया, ठीक है, क्लिफोर्ड नाम का एक इंग्लिश आयरिश मैन था। ठीक है, वो इंग्लिश आयरिश मैन जो था ना, वो चाइना में रहता था। लेटर ऑन वो अमेरिका में शिफ्ट हो गया था। लेकिन जब वो चाइना में रहता था ना, तो उसने वहाँ पे जो हमारे पास यिंग यिंग थी, उस लेडी को देखा, उसकी सूरत हाल देखी। इट वॉज़ टू मच, लाइक इट वॉज़ फुल ऑफ पिटी, काबिल रहम थी। तो उसको उस पर बहुत तरस आया, और उसने उसके साथ शादी कर ली। और उसकी लाइफ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसकी लाइफ के अंदर उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि उसको वो नॉर्मल कर दे, उसको काम कर दे, उसके साथ जो ये उसका ट्रॉमा है उसके माइंड के अंदर वो ख़त्म कर दे। बहुत कोशिश की उसने। और जो क्लिफोर्ड है साथ, उसको अपने अमेरिका ले गया, वहाँ पे उसको अमेरिकन सिटीजनशिप भी दिलवाई। ठीक है, ये बहुत अच्छा आदमी था। लेकिन इन दोनों का जो मैरिटल लाइफ थी ना, वो इतनी खुशगवार नहीं गुजरी। हो सकता है कि चाइना की जो मतलब बहुत ही जो बिटर रियलिटीज़ थी, बिटर मेमोरीज़ थी, उसने यिंग यिंग का पीछा यहाँ पे भी ना छोड़ा हो। इसीलिए यिंग यिंग जो है यहाँ पे भी मेंटली टॉर्चर्ड रही, और वो चाइना की एक एक मेमोरी को उसने याद रखा, क्योंकि इट वाज टू मच डिफ़िकल्ट फॉर हर कि वो उसको भूल जाए। जब यिंग यिंग अमेरिका में शिफ्ट हो गई ना, तो इसका नाम चेंज कर दिया गया था। इसका नाम बेटी क्लेयर रख दिया गया था। ठीक है, अब जो बेटी क्लेयर है ना, और क्लिफोर्ड क्लेयर, ठीक है, इन दोनों की एक बेटी है, उसका नाम है लीना। ठीक है, ये नरेटर भी है। यिंग यिंग जो है ना, थ्रू एंड थ्रू स्टोरी में कोशिश करती है अपनी बेटी को भी डराने की, अपनी बेटी को भी वीक करने की। लेकिन जो लीना है, उसको पता होता है कि जो भी उसकी मामा उसको चीज़ें बता रही हैं, वो उसको डराने के लिए बता रही हैं। वो चाहती हैं कि इसके अंदर भी एक खौफ पैदा हो, ठीक है, और ये खुद भी लोगों से डर जाए। और लीना जो है, ये ऐसी बेटी है जो कि मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड से बिलोंग करती है, लेकिन जो इसकी मदर थी वो चाइनीज़ वर्ल्ड से बिलोंग करती थी, ट्रेडिशनल वर्ल्ड से बिलोंग करती थी। तो मदर के लिए एक नई लैंग्वेज सीखना इजी टास्क नहीं था। और लीना जो थी, वो तो थी ऑलरेडी अमेरिकनाइज्ड, ठीक है ना, क्योंकि अमेरिका में आके पैदा हुई ना। तो जो माँ थी इसकी, वो इंग्लिश सही से सीख नहीं पाती थी, सही से बोल नहीं पाती थी, ठीक है, इंग्लिश को सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाती थी। तो लीना जो थी ना, बड़ा अशेम्ड फील करती थी इस चीज़ के ऊपर कि मेरी माँ को सही से इंग्लिश समझ ही नहीं आती, मेरी माँ जो है इंग्लिश सही से अंडरस्टैंड कर ही नहीं पाती। तो ये जो चीज़ है ना, हमारे पास ये एक थीम भी लेके आती है लैंग्वेज का, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। तो जो लीना है, वो नफ़रत करती है अपने मामा की ना जो चाइनीज़ वे है उस चीज़ से। लेटर ऑन क्या हुआ, जो फादर थे, लीना का फादर था ना, उसका जो है उसका प्रमोशन हो गया,
और उसकी फैमिली को मूव करके सैन फ्रांसिस्को जाना पड़ा। जब वो सैन फ्रांसिस्को गए ना, तो जो लीना है बड़ा ही खुश होती है, कहती है कि फाइनली हम एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे हमारे इर्द गिर्द लोग होंगे और हम लोग हंसी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे, खुशी से ज़िंदगी गुजार सकेंगे बगैर किसी खौफ के। लेकिन इसकी माँ जो है ना बड़ी अनहैप्पी होती है, वो हैप्पी फील नहीं करती इस चीज़ के ऊपर। और तब फर्स्ट टाइम लीना देखती है कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा खौफ में है। क्या हुआ है कि स्ट्रीट में जा रही है, एक आदमी है जो कि यिंग के इर्द गिर्द भागता है और उसको कहता है द गर्ल ऑफ हिज ड्रीम्स। जब ये कहता है, यिंग जो है ना बहुत ज़्यादा खौफ खाती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है इस चीज़ से, वो मूव नहीं कर पाती, वो सारा दिन जो है ना शेकन रहती है। यहाँ पे अगेन स्लाइड पे जो है लास्ट की लाइन शो नहीं हो रही, मैं वो बोल दूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे लिखा है शी इज़ फ्राइटेंड, शी कैन नॉट मूव एंड शी रिमेन्स शेकन फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है जो यहाँ पे मिसिंग है, नज़र नहीं आ रहा स्लाइड पे। अच्छा, फिर स्टोरी में क्या होता है, जो यिंग है ना थ्रू आउट द डे अपने घर का फर्नीचर रीअरेंज करती रहती है। और जो है ना लाइक जो उसकी बेटी है वो देखती है मेरी माँ के साथ ना कुछ तो बुरा हो रहा है, ठीक है, समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग विद माई मदर, ठीक है। तो यिंग कहती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस घर के बैलेंस के बारे में कि इसका घर जो है ना आउट ऑफ बैलेंस है। वो कहती है दिस हाउस वॉज बिल्ड टू स्टीप and a bad wind from the top blows all your strength back down the hills, so you can never get ahead, you are always rolling backward। जब ये कहती है ना, तो इसके बाद जो है लीना बड़ा खौफ खाती है, लेकिन उसका फादर उसको बताता है कि तुम्हारी मम्मा जो है ना वो मम्मा बनने वाली हैं, शी इज़ नेस्टिंग, ठीक है। अब क्या होता है, लीना बड़ा खुश होती है ये चीज़ सुन के कि मतलब मेरे पास एक मतलब भाई आने वाला है या बहन आने वाली है। अब ऐसा होता है कि ना जो इसकी माँ है, जब वो हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो उसको एक बर्थ होती है एक स्टिल बॉर्न बॉय की। स्टिल बॉर्न बेबी बॉय जो होता है ना, ऐसा बच्चा जो कि पैदा ही मरा हुआ होता है। और इससे क्या होता है, जो यिंग थी ऑलरेडी उसकी लाइफ टॉर्चर थी, फुल ऑफ सफरिंग थी, लाइक फुल ऑफ पेन थी, उसकी लाइफ के अंदर कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जो कि खुशियों भरा हो, वो और ज़्यादा टूट जाती है। यिंग फॉल्स अपार्ट, वो और ज़्यादा टूट जाती है, बड़ा ब्रोकन फील करती है अपनी लाइफ के अंदर। फिर जब थोड़ा स्टोरी जो है थोड़ा सा प्रोसीड करती है, हम पता लगता है जो लीना है ना एक्सप्लोर करती है अपनी ड्यूल नेचर ऑफ अपनी आइडेंटिटी के बारे में, कि वो जो है ना प्रोडक्ट किस चीज़ का है, एक इंग्लिश आयरिश फादर का और एक चाइनीज़ मदर का है, वो कम्बिनेशन है टू कल्चर्स का, ठीक है। और जो इसकी पेल कलरिंग है ना वो इसको कॉकेशियंस बनाती है, मतलब CAUCASIAN, ठीक है, ये स्पेलिंग है। और कहते हैं जो इसकी आइज़ है ना वो अनमिस्टेकेबली चाइनीज़ है। इसकी नेचर जो है ना, इसकी अपेयरेंस की तरह स्ट्रडल है टू कल्चर्स के दरमियान में। कहती है आई सा दीज थिंग्स विद माई चाइनीज़ आइज़, द पार्ट ऑफ मी आई गोट फ्रॉम माई मदर। इसी तरह जो है ना यही एलिमेंट एक यिंग जो है ना उसकी लाइफ में दिखाया गया है, आइडेंटिटी क्राइसिस वाला, कि जब वो अमेरिका में आई थी ना उसको डिस्प्लेस्ड पर्सन डिक्लेयर कर दिया गया था क्योंकि वो इमिग्रेशन करके आई थी, ठीक है। और उसके बाद जो है ना उसको मतलब ऑफिशियल इमिग्रेशन कैटेगराइज नहीं किया जा रहे थे और उसका नाम भी चेंज कर दिया गया था, उसका नाम बेटी सेंट क्लेयर रख दिया गया था। और इसकी जो बर्थ थी वॉज पोस्ट डेटेड बाय 2 years। और जो ये मिस क्लासिफिकेशन की गई थी ना, ये सिंबल थी इसके लिए एक नया स्टेटस का, स्ट्रिप्ड ऑफ हर चाइनीज़ आइडेंटिटी। और ये लिटरली डिस्प्लेस्ड पर्सन थी क्योंकि ये एक एलियन लैंड में थी और इसने बहुत ज़्यादा एलियनेटेड, आइसोलेटेड और फुल ऑफ लोनलीनेस लाइफ गुजारी, क्योंकि ये मेंटली पीस में नहीं थी, ये मेंटली टॉर्चर थी। इवन कि शी फील्स लाइक उसका दुनिया में कोई हिस्सा ही नहीं है, वो अपने हस्बैंड से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ना मतलब इस तरह से थी, रिज़र्व रहने वाली, आइसोलेशन में रहने वाली, अलोन रहने वाली। अब ऐसा था कि जो इसका हस्बैंड भी था बड़ा इनसेंसिटिव किस्म का बंदा था, जिसने ना चाइनीज़ लर्न करने से इनकार कर दिया था और अपनी वाइफ को इंसिस्ट किया कि तुम इंग्लिश सीखो। और जब वो अनेबल थी कम्युनिकेट करने की, ही पुट्स वर्ड्स इनटू हर माउथ, ठीक है। इन इफेक्ट ही डिनाइज हर द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड इवेंचुअली शी डिसेंडेंस इनटू मैडनेस एज अ वे ऑफ डीलिंग विद हर आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। ठीक हो गया कि वही चीज़ कि थ्रू एंड थ्रू इसने अपनी लाइफ के अंदर ना यिंग ने यार देखी सफरिंग देखी है,
अभी तक आपने देखा कोई ऐसा एलिमेंट हो जो कि उसकी लाइफ के अंदर रिलीफ दे उसको? नॉट अ सिंगल एलिमेंट, नॉट अ सिंगल इवेंट, कोई ऐसा इवेंट भी नहीं है जिसने उसको रिलीफ प्रोवाइड किया हो। जो ये मिसेस क्लेयर थी, शी वॉज ऑब्सेस्ड विद रेप, बर्थ एंड डेथ। और अपनी बेटी को भी ये कहती है, लीना को कहती है कि तुम स्ट्रेंजर्स को अवॉइड करना, हु विल स्नैच हर एंड मेक हर हैव अ बेबी। वो इतने स्ट्रेंजर्स जो है ना, इतने रिजिड होते हैं। फिर शी एड्स, कहती है, व्हेन दे फाइंड दिस बेबी इन अ गार्बेज कैन देन व्हाट कैन बी डन। कि क्या सूरत हाल होती है जब वो औलाद पैदा होती है जो कि नाजायज़ होती है, ठीक है, और जो औरतें हैं उनके ऊपर किस तरह से ब्रूटल ट्रीटमेंट कर रहे हैं मेल, ठीक है, मेल अपने आप को सुपीरियर समझते हुए उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ गलत होती है। हालांकि जो रिलीजन है ना वो मेल को सुपीरियरिटी का राइट प्रोवाइड करता है, लेकिन इस सेंस में नहीं, इस सेंस में कि वो वाकई सुपीरियर है, ठीक है। फीमेल जो है वो इन्फीरियर हैं, फीमेल के पास वो इंटेलिजेंस लेवल नहीं है जो कि मेल के पास है, ठीक है। उसने शेल्टर बनना है फीमेल का, उसने उसको एक होम प्रोवाइड करना है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, लेकिन यहाँ पे मामला ऑपोजिट है और वो खुद को कुछ और ही समझ रहे होते हैं, ठीक है। वो एक एनिमल बन चुके हुए हैं, उनको ह्यूमन बीइंग कहा जाए तो गलत होता है ना इस तरह के लोगों को, लेकिन ऑल द फिंगर्स आर नॉट सेम, ये पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इस तरह से हर मर्द भी एक जैसा नहीं होता, हर औरत भी एक जैसा नहीं होती। खैर, हम स्टोरी को दोबारा डिस्कस करते हैं। तो स्टोरी में कहती है कि वो इतना एक्सप्लॉइट करते हैं सोसाइटी में जो मेल क्लास होती है लोगों को, फ़ीमेल को स्पेशली, तो कहती है ये एक्सप्लॉइटेशन से बच के रहना। फिर स्टोरी में ना एक दफ़ा ऐसा होता है जो कि मतलब ये वाली बातचीत होने के बाद ना स्टोरी के अंदर जब आगे प्रोसीड करती है तो ऐसा होता है, लीना जो है ना, इनके नेबर के अंदर एक लड़की ट्रेसा है, ठीक है, जो कि लीना क्लियर के घर आती है। ट्रेसा जो है ना लीना क्लियर को ना बताती है कि इसका और इसकी माँ का आपस में झगड़ा हुआ है और ट्रेसा की माँ ने ट्रेसा को घर से बाहर निकाल दिया है, और वो इनके घर की एक अंगीठी है आतिशदान, वहाँ से कूद कर ना अपने घर के बेडरूम में जाना चाहती है, ट्रेसा कहती है लीना को, और वह ऐसा ही करती है, जिस पर लीना बहुत हैरान होती है और ट्रेसा से ना जो हिम्मत और जो है ना कोशिश का, स्ट्रगल का एक नया लेसन सीखती है। और जब स्टोरी होती है ना एंडिंग, उसकी ना स्टोरी की एंडिंग पे ना लीना की एक ही ख्वाहिश होती है, वो ये कि पुल हर मदर थ्रू द वॉल्स ऑफ मैडनेस, ठीक है, उसको मैडनेस से वापस ले आए। और फिर यहाँ पे स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। थीम्स की बात करें तो इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट, जैसा कि मैं अभी कम्युनिकेट नहीं कर, सॉरी, प्रोनाउंस नहीं कर पाई थी अभी वर्ड्स, वाह, अच्छा, इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट। सेकंड है मदर डॉटर रिलेशनशिप। थर्ड है डिफ़िकल्टी विद ट्रांसलेशन। उसके बाद है मदर्स यूज स्टोरी टेलिंग। नेक्स्ट है चाइनीज़ आइडेंटिटीज़। उससे नेक्स्ट है पावर ओवर देयर ओन डेस्टिनीज़। नेक्स्ट है सेक्सिज्म। उससे नेक्स्ट है सेक्रीफाइस फॉर द लव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।